सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का थर्ड एपिसोड और जो कि फाइनल एपिसोड होगा वो शूट डाउन कर रहे हैं, जिसमें राजयोग और भी सर कुछ कुछ एग्जांपल्स लेंगे। साथ ही साथ हीट बढ़ चुका है क्योंकि पिछला एपिसोड में जो मेरे प्राइवेट स्टूडेंट ने जो कमेंट्स किए, जो चार्ट शेयर किए, दे वर लाइक यार ये एकदम सटीक बैठ रहा है। आइए हम लोग संदीप जी को माइक देते हैं, स्टेज उनका हुआ, और साथ ही साथ संदीप जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो केतु और मंगल का युति है, ये थर्ड एपिसोड में उसे एकदम आग लगा दिया जाए। चलिए सर, वेलकम, स्टेज इज योर्स। नमस्कार सूरज भाई, ऑलवेज अ प्लेजर आपके चैनल पे आने का। और जैसे हमने सबको बताया था, अपना तीसरा और लास्ट हम एपिसोड आज सबके सामने लाएंगे। आज थोड़ी सी एप्लीकेशन ज़्यादा होगी। आज थोड़े से चार्ट्स भी हम ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई बिना एग्जाम्पल चार्ट्स के अधूरी होती है। जब कोई चीज़ लगती है तो हमारा भी उस पर विश्वास ज़्यादा होता है। तो आज हमारा फोकस रहेगा राजयोगों पे, कि भाई हर कोई चाहता है सक्सेस लाइफ में। और योगों का बहुत बड़ा रोल है, पराशरी ज्योतिष हो या जैमिनी ज्योतिष हो, उसमें राजयोग निर्माण होना और सही दशा लगना। हम आज दोनों चीजों के एग्जाम्पल देखेंगे। हालांकि सारे प्रिंसिपल्स लोगों को शायद पूरी तरह से अभी नहीं आएंगे, पर एक झलक उनको मैं जरूर दिखाना चाहता हूं कि कैसे जेमिनी से बड़े सिंपल और सीधे तरीके से किसी चीज का पता लग जाता है। तो बिना विलंब किए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और इसको डिस्प्ले मोड पे डाल देता हूं। तो आज का एपिसोड बिना देर किए मैं सीधा शुरू करता हूं। राजयोग के निर्माण जैमिनी में कैसे होते हैं। हमने पराशरी एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा ही होगा कि भाई केंद्र और त्रिकोण के मालिक जब एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, आ, किसी भी भाव में बनाए, जरूरी नहीं है कि वो केंद्र या त्रिकोण में हो, पर वो राजयोग निर्माण होता है। तो क्या जेमिनी में भी इस तरह के राजयोग बनते हैं। चर कारक हमने पिछली बार देखा था कि चर कारक कौन कौन से हैं, वो क्या क्या देखते हैं। तो हम कुछ अपना एस्टिमेट भी लगा सकते हैं कि भाई कौन कौन से चर कारक वो होंगे जो उन भावों को रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वजह से राजयोग निर्माण होते हैं। तो प्रिंसिपल जो ऑपरेटिंग है वो सेम है। अगर हम ये समझ गए कि हमारे कौन कौन से चर कारक किस किस भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, मेन भावों को, तो हम जेमिनी राजयोग भी समझ सकते हैं। इसमें हमारा जो प्लेयर्स हैं, जो मेन जो राजयोग निर्माण करते हैं, वो आत्मकारक, अमर्त्य कारक, पुत्र कारक और दर कारक, इन चार को लिया गया कारकों में से। फिफ्थ लॉर्ड को, पंचमेश को भी जैमिनी महर्षि ने उतना ही महत्व दिया कि पंचमेश का भी जुड़ना बहुत अच्छा होता है। और एक बड़ा यूनिक जो इन्होंने जैमिनी में जो राजयोग दिया गया, वो दिया गया मून और वीनस के संबंध से। कि अगर मून और वीनस का संबंध बन रहा है, चाहे वो युति से हो, चाहे राशि दृष्टि से हो, चाहे परिवर्तन से हो, वो भी एक बहुत बड़ा राजयोग और धनयोग माना गया। तो ये राजयोग और जो बने, और उसमें हमने देखा कि ये सिर्फ जैमिनी सूत्र ही नहीं, बल्कि बृहद पराशरा होरा शास्त्र में कई चैप्टर्स में, एंड की तरफ, वॉल्यूम 1 में भी और वॉल्यूम 2 में भी, ये कुछ कुछ महर्षि पराशर ने लिखे या वो बाद में पराशर में, मतलब होरा शास्त्र में वो जुड़ गए किसी समय में, जैसे जैसे वो इवॉल्व हुआ टाइम, ये हम नहीं कह सकते, पर हमें इनकी मेंशन बृहद पराशरा होरा शास्त्र में भी मिलती है। और वो राजयोग निर्माण सही बताए गए हैं, बिल्कुल सही सटीक बताए गए हैं। तो हमें सिर्फ जैमिनी सूत्र नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे जैमिनी की पढ़ाई और थोड़ी वाइड हो जाती है, क्योंकि जो श्लोक जैमिनी से रिलेटेड बृहद पराशरा होरा शास्त्र में है, उनको भी निकाल निकाल के पढ़ना पड़ता है। तो उसी तरह से एक इन्होंने दिया है ऋषि पराशर ने, कि अगर मून मेरा स्ट्रॉन्ग हो और वर्गोत्तम हो, और अगर उसे 4 से ज्यादा ग्रह देख रहे हैं,
4 या 4 से ज्यादा राशि दृष्टि से, तो वो बहुत बड़ा राजयोग माना गया। इस तरह से कई सारे हैं, मैं एक आधा इस एपिसोड में आपको दिखाऊंगा और उनको फिर हम डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखेंगे। अब राजयोग निर्माण कब होगा, संबंध बना, पर ये जो हमने कारक फिफ्थ लॉर्ड मून वीनस बोला, अगर ये किसी राशि में बैठे हैं या किसी राशि को दृष्टि से देख रहे हैं, तो उन राशियों की जब दशा चलेगी तो राजयोग के फल प्राप्त होंगे। जैसे हम पराशरी में भी कहते हैं कि भाई अगर मेरा 9th और 10th लॉर्ड कहीं संबंध बना के बैठे हैं, वो अच्छा है, राजयोग है, लेकिन दशा के बिना वो राजयोग फलित नहीं होता। तो दशा ही फलित करती है सब कुछ। उसी तरह से जैमिनी में भी वो जिन राशियों को देख रहे हैं, जब उन राशियों की दशा चलेंगी तो वो फलित तब ही होगा। साइन जिसको अमत्य कारक देखता हो या किसी राशि से अमत्य कारक दशम में बैठा हो, क्योंकि ये करियर का कारक है, ये पैसे का कारक है, उन्नति का कारक है, तो ये जब किसी राशि से 10वीं में बैठता है, उस राशि में भी राजयोग निर्माण हो जाता है, या ये किसी राशि में ही बैठा हो खुद, तो भी राजयोग निर्माण हो जाता है। तो अच्छा समय कब आएगा, कितनी देर के लिए आएगा, वो दशा पे निर्धारित होगा। दशा कैसे कैलकुलेट होती है वो हम इस मिनी कोर्स में तो हम नहीं कर पाएंगे पूरी तरह से, पर जब हम करेंगे तो हम जानेंगे कि कई बार 1 साल की दशा होती है सिर्फ, कई बार 12 साल की दशा होती है। तो अगर कोई राजयोग बन रहा है और वो छोटी दशा है 2 साल की, तो वो 2 साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और पराशरी में क्या हो रहा होगा कि साहब जुपिटर की दशा चल रही है, तो वो तो बहुत लंबी दशा है, पर उस पूरी जुपिटर की दशा में राजयोग कब आया, तो हमने जेमिनी में देखा, तो भाई ये 2 साल बहुत अच्छे होंगे, हम ये सीधा सीधा कह सकते हैं। राजयोग हमें कराकांश और स्वांश लग्न से देखने हैं, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पर ये बहुत जरूरी होता है कि कराकांश लग्न से या स्वांश लग्न से अगर वो राजयोग उसी राशियों में बन रहे हैं, उस तरह के राजयोग बन रहे हैं, तो ये एक और बड़ा अच्छा संकेत आता है कि भाई वो दशाएं बहुत अच्छी जानी चाहिए। दूसरा, क्योंकि इसमें दशा लग्न का बहुत बड़ा रोल है, जिस राशि की दशा चल रही है उस राशि से हम पूरे चार्ट को लग्न बना के जब देखते हैं, तो राजयोग निर्माण उस राशि दशा से भी होते हैं। दशा लग्न पराशरी में भी कोई नया कोई बात नहीं है, हम दशा लग्न वहां भी देखते हैं, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न और लग्न के अलावा इसमें भी हम दशा लग्न का इस्तेमाल जरूर करेंगे। क्या कॉम्बिनेशंस हैं राजयोगों के, तो बड़े सिंपल हैं। जो 5 हमारे फैक्टर्स थे, 4 तो कारक थे और फिफ्थ लॉर्ड था। तो जब ए के एम के कंबाइन करेंगे या ए के पी के कंबाइन करेंगे, ए के डी के कंबाइन करेंगे या आत्मकारक फिफ्थ लॉर्ड के साथ कंबाइन करेगा, तो ये जब कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो इनको हम राजयोग की कैटेगरी में लेंगे। जेमिनी में एक ये शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है, जिसपे एक स्कॉलर हैं, बहुत वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर भी हैं, जयपुर रहते हैं, शक्ति मोहन सिंह करके। शक्ति मोहन सिंह जी का सबसे जो बड़ा योगदान है, शायद मैं समझता हूँ, वो काल चक्र दशा है। बहुत ज्यादा लोगों ने उस पे लिखा है। मैंने उनसे वो भी मैंने उनकी किताब पढ़ी, उसको किताब को लगाया। उन्होंने चर दशा पे भी बहुत रिसर्च करी है। तो उनका सुझाव ये है कि जो हम पराशरी में राजयोग देखते हैं, केंद्र त्रिकोण वगैरह के, वो जैमिनी में भी देखने चाहिए, ये जानने के लिए कि इस दशा की निर्धारित डायरेक्शन क्या होगी, ये ऊपर को जाएगी या ये सम रहेगी या नीचे को जाएगी। और जो चर कारक राजयोग बना रहे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। यही हमारे कॉम्बिनेशंस हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को मैंने टेबल के रूप में दिखाया, जिससे कि देखने वाले चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रख लें, और जब अपने चार्ट्स में देखें तो ये एक रेफरेंस टेबल उनके लिए काम आ सकती है। एक और इसी तरह का राजयोग जो हमें बृहद पराशरा होरा शास्त्र में मिलता है, वो ये इंडिकेट करता है कि भाई सबसे पहले तो ऋषि ने कहा कि कोई भी राजयोग जब आप देख रहे हैं तो कराकांश लग्न और जन्म लग्न दोनों से देखना है। तो ये तो हमें डायरेक्शन सीधा सीधा ऋषि ने हमें दे दी कि कराकांश लग्न की महत्वता कितनी है।
दूसरा वो कहते हैं कि जब आत्मकारक और पुत्र कारक, ये जो दो प्लैनेट्स हैं, अगर ये, और या लग्नेश और फिफ्थ लॉर्ड, अब यहां पे ना ब्लेंडिंग हो रही है, आप देखिए, वो बात वही कह रहे हैं, एके और पीके। एके फर्स्ट भाव का वो है कारक, पीके फिफ्थ भाव का कारक है। फर्स्ट लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड, तो सिमिलैरिटी है दोनों में, खाली टर्म्स डिफरेंट हैं। इनको उन्होंने बोला कि जब ये दोनों लग्न में बैठे हों, या ये अपने फिफ्थ लग्न से फिफ्थ में बैठे, अगर ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं या परिवर्तन होता है, तो एक महाराज योग का निर्माण होता है। अब राजयोग हम हमेशा अक्सर कहते हैं, पर जब ऋषि ने बोला कि ये महाराज योग है, तो ऑब्वियसली इस पे थोड़ा सा हमें ज्यादा फोकस रखना चाहिए कि भाई ये कैटेगराइज किया ऋषि पराशर ने कि ये राजयोग से बड़ा राज, से भी बड़ा राजयोग है। एके पी के, फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड, ये लग्न में हो या लग्न से फिफ्थ में बैठे हो, तो इस तरह के राजयोग का निर्माण होता है। इस तरह के बहुत सारे हैं, कई सारे राजयोग बनते हैं, जो अब हम कोर्स करेंगे तो उसमें हम और डिटेल में जाएंगे, एक एक राजयोग उसमें समझाएंगे, और उसको फिर कैसे चार्ट में लगा, किसके चार्ट में बैठता है, वो भी बताएंगे। बहरहाल कुछ आपको एग्जाम्पल्स देता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का केस लेते हैं। सचिन तेंदुलकर का केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक जुपिटर डेबिलिटेटेड है सेवंथ हाउस में, लग्नेश छठे भाव में बैठा है। अब जब लग्नेश छठे भाव में गया, राहु केतु एक्सिस में आया, शनि ने जब दृष्टि दी अपने लग्न को, तो एक अरिष्ट योग का निर्माण हुआ। अब अरिष्ट योग जिस चार्ट में है, और इस चार्ट को लेके तो पता नहीं क्यों आज तक मैंने देखा नहीं, पर बहुत लोग काल सर्प योग की बात करते हैं। इसका इस चार्ट में काल सर्प योग भी है। अब जो लोग काल सर्प योग को कहते हैं साहब बहुत ये कष्टदायक होता है, ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है, तो सचिन तेंदुलकर का चार्ट शायद सबके जहन में आना चाहिए। और अगर इनके काल सर्प योग है, तो इस तरह का काल सर्प योग मेरे भी हो तो मुझे कोई उससे ऐतराज नहीं होगा। बहरहाल इस चार्ट को देख के अगर हम राजयोगों का निर्माण देखें, तो साहब हमारा नाइन्थ लॉर्ड मार्स है, नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर है, टेंथ लॉर्ड मार्स है, दोनों साथ बैठे हैं, लेकिन जुपिटर डेबिलिटेटेड है। अब अगर नीच का जुपिटर, बेशक नीच भंग हो, पर कमजोर ग्रह किसी राजयोग में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता आपने, जितना एक बली ग्रह दे सकता है। तो हमें साफ है यहाँ पे भी मार्स दशा तो बहुत अच्छी होगी इनकी, क्योंकि एक बहुत अच्छा केंद्र में राजयोग का निर्माण है। पर क्या ये चार्ट हम सिर्फ पराशरी एंगल से देखें तो इतना बड़ा चार्ट लगता है क्या देखने से? हाँ, सूर्य बली है, दिग्बल है, सूर्य एग्जॉल्टेड है, पर सूर्य वीनस के साथ बैठा है, वीनस का बस्ट भी है, तो इसमें कई हमें दिक्कतें भी दिखाई देती हैं। पर जब हम इसको जैमिनी के हिसाब से देखते हैं, और महर्षि ने हमें क्या कहा कि साहब कराकांश लग्न से जरूर देखा जाए राजयोगों को। कराकांश लग्न सूरज भाई, जैसे हम राशि तुल्य नवांश को जोड़ने की कोशिश करते हैं, राशि तुल्य नवांश एसेंशियली लग्न और नवांश को जोड़ने की कोशिश है कि भाई ये यहाँ क्या कर रहा है, वहां क्या कर रहा है, वहां से यहां लाया जाए तो फिर क्या दिख रहा है, इस तरह का काम है। आप कराकांश लग्न के बारे में सोचें तो ये भी वही एक तरह से नवांश और राशि और अपने उदय लग्न को कंबाइन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम आत्मकारक को ले गए नवांश में, और उस राशि को लेके आए वापस हम D1 में। तो जी वन। हमने देखा जाए तो हमने D1 और D9 को एक तरह से जोड़ के देखा है। अब इनके केस में, जैसा पिछले श्लोक में मैंने आपको दिखाया, आत्मकारक और पुत्र कारक अगर लग्न से या कराकांश लग्न से पांचवे में बैठे हो, तो वो हाँ। महाराज योग का निर्माण हो गया। अब हमें कुछ और देखने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम सीधा जब हमें ये दिखा, हमें पता है कि भाई ये चार्ट का लेवल बहुत बड़ा है, और अगर वो दशाएं चली तो इससे सुहाना कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक स्टैटिक पोटेंशियल समझने के लिए, एक प्रॉमिस चार्ट की समझने के लिए, आप देखिए जैमिनी ज्योतिष में कितने सिंपली चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। जी सूरज, आप कुछ कह रहे हैं सूरज भाई? बस सर, एक वो सेम जो पिछले एपिसोड में क्वेश्चन था मेरा, जी। कि जस्ट फॉर एग्जांपल, कि मार्स सजिटेरियस D1 में है और D9 में भी सजिटेरियस में, तो केएल सेम हो गया। तो करकांश लग्न और स्वांश लग्न एक हो गया।
और मार्स D1 में असेंडेंट में है, तो महाराज योग बना रहा है फिर। हमें महाराज योग के लिए क्या चाहिए? आत्मकारक पुत्र कारक, एक कॉम्बिनेशन, लग्नेश और पंचमेश। ये दो हम्म अलग अलग, ये अलग अलग ग्रह भी हो सकते हैं, सेम भी हम्म हो सकते हैं, क्योंकि हम्म। जब हम आत्मकारक पुत्र कारक देखें तो वो तो डिग्री के हिसाब से निर्धारित हुए, और अच्छा, लग्नेश और इसमें पंचमेश पीके तो भी वही थे क्या? रहेंगे। लग्नेश और पंचमेश तो सेम रहेंगे, है ना? हम्म। तो ऋषि क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जब ये दो ग्रह लग्न में बैठे हों या लग्न से पंचम में बैठे हों या कराकांश लग्न से पंचम में बैठे हों, तो उन्होंने कहा लग्न या कराकांश लग्न किसी से भी, और दोनों से ही देखना चाहिए कि अगर राजयोग बन रहे हैं और अगर वो रिपीट हो जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा। सो आपके केस में, जैसे आपने, हमने पहले भी बात की थी, तो आपका सैजिटेरियस में, क्योंकि आत्मकारक जाके सैजिटेरियस में, D1 में भी सैजिटेरियस में है ना? तो आपका मार्स हुआ लॉर्ड ऑफ विच हाउसेस? लॉर्ड ऑफ थर्ड ट्वेल्थ हाउस हाउस, एंड ट्वेल्थ लॉर्ड हाउस ऑफ एट हाउस। है। लॉर्ड ऑफ थर्ड एंड आपका एट। आपका ठीक है ना? लग्न, लग्न सैजिटेरियस है ना? नहीं, लग्न सैजिटेरियस नहीं है। हम्म। लग्न मेरा वर्गो वर्गो है ना? तो मार्स आपका लॉर्ड हो गया ऑफ थर्ड है, एंड एट। एंड एट्थ, है ना? तो मार्स फर्स्ट लॉर्ड नहीं है, फिफ्थ लॉर्ड नहीं है, नहीं। पर आत्मकारक है। हम्म। ठीक है। और आपका पुत्र कारक कौन है? पीके आई गेस वीनस है, बैठा हुआ है मार्स के साथ। फिफ्थ, फिफ्थ, फिफ्थ पीके हाईएस्ट, थर्ड वाला है ना सर? पीके थर्ड है कि फोर्थ है? फिफ्थ वाला। पीके हुआ पुत्र कारक, पुत्र कारक से पंचम स्थान आ गया, पंचम स्थान। है ना? ठीक है, तो देखा। पुत्र कारक और आत्म कारक का साथ होना, ये तो पहली कंडीशन है। हम्म। ये या तो लग्न में बैठे हो या पंचम में बैठे हो, या काराकांश लग्न से या लग्न से फिफ्थ में बैठे हो, दोनों एक साथ, हम्म, तो वो एक राजयोग का निर्माण देते हैं। ठीक। जो हम सचिन तेंदुलकर के केस में अगर लग्न से देखें, तो लग्न से हमारा आत्मकारक और पुत्र कारक सातवें भाव में बैठे हैं, लग्न से सातवें में बैठे, तो ये राजयोग का निर्माण तो नहीं हो रहा जैसा ऋषि ने कहा। पर अगर हम कराकांश लग्न से देखें, जो वर्गो बनता है इनके केस में, वहां से पांचवें में आत्मकारक पुत्र कारक आ गए, great। और यही राजयोग जो है, ये इनका सबसे बड़ा राजयोग सचिन तेंदुलकर के चार्ट में बनता है। जो हमें पराशरी से इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, और बड़ी एनालिसिस चाहिए सचिन तेंदुलकर का चार्ट समझने के लिए, वो हमें जेमिनी से सीधा सीधा दिखाई देगा, great। है ना? इसीलिए सर एग्जाम्पल खुद का भी लेना चाहिए और बाकी भी, ताकि हाँ, जो हम लोग पढ़ के आए हैं ना वो फिर रिवाइज हो गया एक तरह से पूरा इस दो एग्जाम्पल में सर। ठीक है जी। अब हमने कहा था कि भाई अमत्य कारक इनका यहां बैठा है, अमत्य कारक बैठ गया जाके सैजिटेरियस में। अब राशि दृष्टि के हिसाब से डुअल राशि एक दूसरे पे एस्पेक्ट्स देंगी, तो हम देखते हैं कि अमत्य कारक किसी भी उस कारक के साथ नहीं कंबाइन कर रहा जिसके साथ राजयोग बनता है। ना तो एके के साथ है, ना डीके के साथ है, ना पीके के साथ है, इनसे कोई राशि दृष्टि नहीं बन रही। ठीक है। और लग्न से फिफ्थ लॉर्ड मार्स है, उसके साथ भी नहीं बन रही। मून वीनस का भी कोई संबंध नहीं बन रहा राशि दृष्टि से। तो सबसे बड़ा राजयोग, ये एक राजयोग सचिन तेंदुलकर के चार्ट में इतना स्ट्रांग है, जेमिनी राजयोग, कि दैट इज इनफ टू टेक हिम टू वेरियस हाइट्स इन लाइफ। आगे चलते हैं, आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये मैंने नवांश लिया है स्वांश लग्न के रीजन से। ऋषि पराशर ने कहा कि आप कराकांश और इसको आप लग्न से और कराकांश लग्न से देखिए, किसका कॉम्बिनेशन? हम एके और पीके का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अब इस केस में हम देखते हैं कि साहब इनका नवांश हमें इसलिए लिया क्योंकि ये एके यहां बैठे हैं, तो स्वांश लग्न हो गया। एके आके नवांश, ये नवांश चार्ट है, एके मार्स आके सैजिटेरियस में बैठ गया जैसे आप बता रहे थे, तो ये स्वांश लग्न हो गया। अब स्वांश लग्न पे अगर हम ध्यान दें, तो मार्स एके होके बैठे, वीनस पीके होके बैठे, तो ऋषि पराशर की कंडीशन फुलफिल हो गई
कि या तो लग्न या कराकांश कहा था, पर ये एक्सपेरिमेंट है कि ये स्वांश लग्न से भी बैठता है क्या। यस सर। तो स्वांश लग्न में हमने देखा भाई, इस चार्ट में स्वांश लग्न में ए के पी के साथ है और साथ में अमत्य कारक भी है। तो अब ये ए के एम के का राजयोग बना, ए के पी के का राजयोग बना, पी के एम के का राजयोग बन गया। तो कई सारे राजयोग यहीं पे बन गए इनके, किसमें, स्वांश लग्न। अब हम देखें भाई, क्या इस सज्जन ने, क्या इस बंदे ने वो हाइट अचीव करी जो ये हो सकता था इस लाइफ में। प्रॉमिस तो बहुत है। तो जब हम चार्ट देखते हैं किसका, तो बैरक ओबामा का। माय गुडनेस, ग्रेट। वो रीजन कि भाई ग्रेटनेस या महाराज योग निर्माण हो रहा है, वो भी तब जब अमत्य कारक भी साथ आके बैठ गया, है ना। तो इसका मतलब स्वांश लग्न से भी ये राजयोग हमें देखने चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये है जॉन एफ कैनेडी, जो प्रेसिडेंट बने, है ना जी। हम्म। अब ये प्रेसिडेंट बने जनवरी 1960 में राहु मार्स की दशा में। अब हम अपना नॉर्मल विमशोत्तरी से देखें तो भाई राहु, तो हाँ, राहु है, मार्स। सेजिटेरियस में बैठे हैं, ठीक है जी। अच्छा, राहु को राव साहब की मैंने किताब में पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा कि जब राहु कोदंड राशि में बैठता है, कोदंड हुआ सेजिटेरियस, हम्म। कोदंड राशि का राहु अकेला बैठा बहुत अच्छा होता है, ठीक है जी। ये राव साहब की ऑब्जर्वेशन थी। तो हमने देखा राहु अकेले बैठा है, सैजिटेरियस में बैठा है, भाई ठीक है। और हमें पता है राहु नतीजे देगा जिस राशि में बैठा है उसका, और अपने नक्षत्र लॉर्ड का, या जो उसको ग्रह देख रहे हैं। तो यहाँ राहु जुपिटर के रिजल्ट दे रहा है। जुपिटर फोर्थ लॉर्ड है, नाइन्थ में बैठा है, और नाइन्थ लॉर्ड के साथ बैठा है। तो भाई ये तो एक हम्म। राजयोग निर्माण हो ही गया यहाँ पर। तो राहु ने तो हो राजयोग गया। रिजल्ट देने। पर मार्स का क्या बोले हम, मार्स को हम कैसे बोलेंगे साहब, मार्स ने इतना बड़ा राजयोग दे दिया। मार्स तो एट्थ लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड है, जैसे आपने बोला था। ये तो राजयोग, हाँ, पराशरी पराशरी राजयोग तो निर्माण मार्स कर ही नहीं सकता उस चार्ट में, नहीं बल्कि कर सकते। हम हम्म। कहेंगे अकारक ग्रह है ये, इसकी ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगा। हम्म। पर जब हम इस तरह से चार्ट स्टडी करते हैं, और मैं सबको इनवाइट करूंगा, सबको सजेस्ट करूंगा कि आप एस्ट्रो डेटा बैंक डबल ए रेटेड चार्ट निकालें, किसी भी सेलिब्रिटी का, पर डबल ए रेटिंग होनी चाहिए। उसकी जीवनी विकिपीडिया में है, उसका चार्ट बनाएं, ठीक है जी। और अब उसकी दशाएं लगा के देखें कौन सा इवेंट कब घटित हुआ किस दशा में। तो क्या होता है कि बहुत सी चीजें जो हम अ, ऐसे सीखते हैं सुनी सुनाई में, वो चैलेंज हो जाती है कि भाई अब ये मार्स, राहु मार्स ने सही बात कैसे, है। कैसे हुआ? है ना। तो राहु मार्स इस तरह हुआ कि अगर हम दशा लग्न लगाएं, तो राहु को हम बता दें दशा लग्न, राहु जहां बैठा है उसको लग्न बनाया। तो अब मार्स कौन हो गया, फिफ्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस। और इसके साथ मरकरी कौन हो गया, मरकरी हो गया राहु से टेंथ लॉर्ड। ये 5-10 राजयोग बन गया। अच्छा। पर ये हमें देखो इसको, लेकिन हमें ढूंढना पड़ा, है ना, हम्म। सीधा सीधा नहीं दिखा। हम्म। तो हमने कहा भाई जेमिनी में देखें हम कि जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट कब बने। तो एरीज की महादशा में बने। अब तो हम एरीज पे गए, भाई एरीज की महादशा में क्या हो रहा है, आत्मकारक और मरकरी, ए थे। बस राजयोग हो गया। भाई ये दशा तो अच्छी जानी थी ना। अब राहु की चाहे कितनी लंबी दशा हो, एरीज की दशा जो ड्यूरेशन होगी वो तो दशा अच्छी जाएगी ही जाएगी। अब और इसमें इंटरप्रिटेशन में हम तो कितना सिंपल आपको सीधा दिख गया कि भाई ये दशा तो सबसे अच्छी होनी है। आपके पास कोई आया, वो उसकी पाइसिस की दशा खत्म हो रही है, एरीज की आने वाली है, आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि भाई आप चिंता मत करो, एरीज की दशा है जितने भी साल की, बहुत बढ़िया जाएगी। अब वो कह रहा है साहब राहु चल रही थी, राहु तो मेरा अभी तक ठीक नहीं किया। उनको बोला आप चिंता मत करो, बस आप देखते जाओ। अब यहां से क्लू लिया हमने। अब कॉम्पोजिट टेक्निक क्या हुई, यहां से हमने क्लू लिया भाई यहां तो राजयोग बन रहा है। अब हम वापस गए, फिर हमने देखा ओहो दशा लग्न से तो ये तो राजयोग निर्माण हो रहा है। दशा तीसरी लगी। बात, दशम भाव से तो ये 11वां भाव है भाई, और ये भी आया। 11वें का लॉर्ड 11वें में बैठा हुआ है। तो दशम के लिए ये दशा बहुत अच्छी होगी, मतलब करियर अचीवमेंट सक्सेस के लिए।
एकदम। पर इसी दशा में, इसी राहु दशा में कुछ सालों बाद 63 में या कब उनकी असैसिनेशन भी हुई। हम्म। तो भाई हम ये नहीं भूल सकते कि एरीज जो है वो 8वां भाव है चार्ट का। आठवें आठवें भाव की दशा चल रही है, क्योंकि एरीज की दशा है तो 8वें भाव की राशि। अब इसमें एक तरफ तो अचीवमेंट आ गया, एक तरफ ये प्रॉब्लम आ गई कि आत्मकारक, खुद आत्मकारक जाके 8वें भाव में आ गया और उसी की दशा चल गई। हम्म। तो जहां तक मुझे ध्यान है, आई थिंक लोग कंफर्म भी कर सकते हैं कि इनकी एरीज स्कॉर्पियो में इनकी डेथ हुई। अपने से एज से भी एज है वो। एग्जैक्टली exactly, मैं आपको यही बता रहा था कि अब आप देखें 8वें भाव का हमारा हो गया आत्मकारक। मंगल जो मेलिफिक है उसके साथ है, अब उसको भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए कि वो अमत्य कारक है, वो मेलिफिक भी है। अब स्कॉर्पियो जो है वो 8वें से 8वें की दशा है, और स्कॉर्पियो पे अगर मैं अपनी उंगली रखूं तो स्कॉर्पियो से आत्मकारक चला गया 6ठे भाव में। हम्म। अब ये 8वां 6ठा जब प्ले में आया तो उसने अपना भी रूप दिखाया, एकदम। है ना। तो एक ना हमको एक क्लू मिल जाती है यहां से कि भी अच्छा ये क्लू मिल रहा है, इसको पकड़ के चलते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। इसी तरह से हमने, अगर हम इन्हीं की देखें, जेएफ जॉन एफ कैनेडी की मैरिज कब हुई, तो इनकी मैरिज होती है राहु मरकरी में। अब पराशरी में हम फिर वहीं आके रुके कि भाई अब ये कैसे, मरकरी कैसे दिखाएं, 8वें लॉर्ड के साथ बैठा है, अभी शादी कैसे दे रहा है। ना तो दूसरे का लॉर्ड है, ना चौथे का लॉर्ड है, ना 11वें का लॉर्ड है, 2 7 11 सारे कॉम्बिन कुछ हमें नहीं पकड़ में आ रहा। हाँ, हाँ। दशा लग्न से देखें तो दशा लग्न से 7वें का मालिक है, राहु से सप्तम का मालिक मरकरी हो गया, ठीक है ना। और अगर हम कारक लग्न से देखें तो कारक हम्म। लग्न वीनस से 7वां, उसका लॉर्ड हो गया मार्स। तो हमें 2 हिट मिले कि भाई मरकरी दे सकता है क्या। तो हमने देखा कि भाई यहां क्या चल रही है दशा, राहु मरकरी से के पीरियड में जेमिनी में क्या चली, तो पाइसिस की दशा चली। 12 हमने और पाइसिस में 7वां हाथ रखा, हो तो 7वां भाव है भाई, भाव। तो शादी देनी है उसने, तो 7वें भाव से तो शादी होगी। अब हम कहें कि साहब ये स्कॉर्पियो में क्यों हुई, तो आप स्कॉर्पियो से देखें, और ये नियम है, जब हम कोर्स करेंगे, हम जब प्रिडिक्शंस करेंगे तो ये रूल्स भी मैं सबको समझाऊंगा। स्कॉर्पियो से 7वें भाव में दर कारक भी बैठा है और वीनस जो स्थिर कारक है वो भी बैठा है। अच्छा। तो जब अपने से सप्तम में, या जब हम बच्चा देखें तो पंचम देखते हैं, इस तरह से हम्म। दशा लग्न से हम काउंट करते हैं कि भाई क्या क्या हो सकता है, कौन सा कारक कौन से भाव में जाके बैठा है। तो स्कॉर्पियो से सप्तम में देखा साहब दर कारक भी बैठा है और वीनस जो स्थिर कारक भी बैठा है। तो हम फिर वापस जाएंगे तो हमें मरकरी राहु बिल्कुल सटीक आ जाएगा। तो हम उतना कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई दोनों ही चीजें जब एक ही इवेंट दिखा रही हैं तो ये तो इस इवेंट में होना, इस दौरान होना ही होना। अब राहु मरकरी की दशा लंबी है पर पाइसिस स्कॉर्पियो छोटी है, तो हमारे पास 3 साल से शायद हम 8 महीने 6 महीने के ड्यूरेशन पे आ गए। एकदम। बाकी काम हम ट्रांजिट से पूरा कर लेंगे कि भाई उस 6 महीने में कौन से 2 महीने, यस सर। है ना। तो इस तरह से हम इवेंट्स भी निकाल सकते हैं और जेमिनी से बड़े आसानी से इवेंट निकाल आते हैं। ये थे थोड़े से, मैंने सोचा एग्जांपल्स दिए जाएं इस बार, थोड़े से कुछ चार्ट्स पे लगाया जाए। और मैं उम्मीद करूंगा कि भाई जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे कोर्स में, उनको हम सिर्फ जो हमने किया ये तो एक झलक थी, एक बेसिक आइडिया देने के लिए सबको कि भाई जेमिनी में क्या क्या देखा जा सकता है। सही बात है। कोर्स जब होगा तो उसमें हम डिटेल में जाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ चरदशा कैसे होती है, अंतरदशा कैसे निकालनी है। बाकी प्रोमिस कराकांक्ष से और क्या क्या बोला गया, जैसे कराकांक्ष लग्न से अगर फिफ्थ में प्लैनेट्स हैं या सेकंड में है या 10th में है तो प्रोफेशन की इंडिकेशन आती है, एजुकेशन की इंडिकेशन आती है। सबसे फेमस केस मैं बताऊंगा साहब, जब मार्क बोनी जी मिले थे राव साहब से पहली बार यूएस में, जब राव साहब यूएस गए थे, तो मार्क बोनी साहब खुद ही समझाते हैं, बोले मैं अपना चार्ट लेके बैठा उनके पास लेक्चर के बाद शाम को, बहुत जमघट था। उन्होंने देखा मैं बैठा तो बोला लाओ चार्ट दिखाओ। उन्होंने चार्ट देखा और उन्होंने माइंड में ही सारा अपना
इनकी दशाएं निकाल दी और कराकांक्ष लग्न निकाल के बोला कि आपने लिटरेचर की पढ़ाई करी हो। अब वो अचंभे में रह गई कि भाई ये क्या। बाद में उन्होंने बताया कि देखो बड़ा सिंपल है, जब मेरे कराकांक्ष लग्न से पंचम में, पंचम हमेशा पढ़ाई से जुड़ता है, उसमें हम्म। जुपिटर है, और जुपिटर जो है वो लिटरेचर या इस तरह की पढ़ाई देता है। बोले इतना मार्क बोनी सर का लग्न में मरकरी है क्या सर? नहीं, उनके लग्न में शनि है। शनि, फिफ्थ हाँ। फिफ्थ लॉर्ड वहां बैठा है ओके। और शनि की दशा चल रही है उनकी, तो उन्होंने इस दशा में कम से कम 40 किताबें लिखी। फिफ्थ लॉर्ड लग्न में बैठा है, वो तो लिखवाएगा। तो उसी तरह से हम लोग अरूढ़ लग्न से क्या क्या रूल, जैसे हमने देखा था पिछले एपिसोड में, भाई 11वें में कौन है, सेकंड में कौन है, सेवंथ में क्या है, इस तरह से बहुत सारे जो सूत्र हैं उनकी स्टडी करेंगे, और फिर डिटेल में कि किस तरह से हम कॉम्पोजिट टेक्निक लगा के विंशोत्तरी और जेमिनी को मिला के किसी इवेंट को, मेन जो लाइफ इवेंट्स होते हैं, भाई मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, या हेल्थ इश्यूज है, राइट, हेल्थ इश्यूज भी बड़े साफ दिख जाते हैं उसमें। हम जीके को देखते हैं, आत्मकारक जैसे हमने जॉन एफ कैनेडी का देखा कि वो 8वें भाव में आत्मकारक बैठा, अंतरदशा से छठे में चला हम्म। गया, तो कोई ना कोई हेल्थ को लेके इशू बन सकता है। सक्सेसफुल पीरियड राजयोग कहलाते हैं, अगर प्रॉपर्टी परचेज वगैरह इस तरह की चीजें, और कॉम्पोजिट मेथड से दोनों को लगाएंगे तो लोगों को दिखेगा कि भाई ये दोनों किस तरह से एक ही चीज की बात कर रहे हैं, और जेमिनी से कैसे निकालना है, और पराशर से तो आई एम श्योर पराशरी से लोग जानते ही हो। सो उम्मीद है कि एकदम। काफी लोग जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे एकदम सर। श्योर मजा आएगा। मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग, जो कोर्स है ये नाम का मिनी कोर्स है। जिस तरह से सर ने मॉनसून में गर्मी ला दिया है, क्योंकि जिस ईज से जो निकल रहा था, बोला था ना कि सरासरी में वो नहीं दिख रहा। सचिन तेंदुलकर का अगर हम चार्ट आपको उठा के दे दें और नाम ना दे, आई गेस 99% जो आज के एस्ट्रोलॉजर हैं, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द ब्रिलियंस ऑफ व्हाट करेक्ट सर हैज एंड व्हाट मेनी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, बट 99% जो यूट्यूब के एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो नहीं कर पाएंगे प्रेडिक्ट, आई कैन बेट यू। नहीं तो हमारे पास ऐसा कई चार्ट है जो जीवन में बहुत आगे गए हैं, हम लोग रखते भी हैं। जब कोई कहता है कि लाओ मैं बताऊं, देन सो यू हैव टू बी, बिना नाम देखे आपको बोलना चाहिए ये बंदा आगे जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनका में है, वैसे ही नाड़ी में आता है वर्गोत्तम पदा। अगर आपका 2-3 नक्षत्र और उसके पदा वर्गोत्तम में हो, हम्म। तो उसको आप आंख बंद करके बोल सकते हैं ये बंदा आगे चल के राजयोग इसके जीवन में है और ये अच्छा हाइट फॉलो करेगा। तो देर इज अ डिफरेंट थिंग, जैसे सर ने शुरुआत में कहा था, पद्धति कुछ भी हो आपको दिखना चाहिए। और एग्जैक्ट। आपको उस टाइम जब आपको चार्ट आए आपके सामने, तो आपको बोलने का ताकत हो। क्योंकि सचिन तेंदुलकर का चार्ट आपने देखा, अमिताभ बच्चन का आपने पहले देखा। अगर बिना नाम का अमिताभ बच्चन बोले बिना चार्ट रख दिया जाए, एक नए एस्ट्रोलॉजर्स को जिसको नहीं पता अमिताभ बच्चन का चार्ट क्या है, वो नहीं कर पाएंगे प्रेडिक्ट, आई बेट यू दैट। करेक्ट ठीक है सर, करेक्ट। आपके साथ बहुत मजा आया। एंड आई होप सर आप कमेंट सेक्शन ध्यान रखिएगा सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी का, और उसे रिप्लाई जरूर करिएगा सर। बिल्कुल बहुत सूरज भाई। जल्दी we will be trying to launch a course in collaboration, and I hope सर will, जो सर ने कहा है ये जान जाइए कि मुझे इतना नहीं कहा था, मुझे तो बस बोले थे इंट्रोडक्शन देंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन ये है, ये ट्रेलर ये है, तो मूवी का आप लोग अपने अनुमान लगा सकते हैं। करेक्ट। ठीक है सर, थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। एंड आपने जो अपना टाइम दिया, आप लंदन से भी टाइम दिए, और भी आप आके जो टाइम दिया हम लोग को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका जो मेनली मैं आपने जो हमें टाइम दिया सर, आप जब लंदन भी घूम रहे थे आपने टाइम दिया सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के लिए, और आप जब यहाँ भी हैं आप अपने इतना महत्वपूर्ण 3 सप्ताह में अलग अलग टाइम निकाल के उसके लिए पीपीटी प्रिपेयर करके, ये नहीं कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया आप उठे चलो मेरे को तो याद है सब बोल देता हूँ। नहीं तो नहीं। आई वॉज लिटरली mesmerized, पीपीटी, ट्रांजिशन एंड द स्मूथनेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सूरज भाई, जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय बाय। जल्दी। बाय।